नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग ने कल ही अपना सर्वे उत्तराखंड की जनता जनार्दन के सामने रखा और उसमें 10 प्रश्न हमने पूछे थे और उन प्रश्नों के जो जवाब मिले थे वो अब आपके सामने आ चुके हैं। हमने कोशिश की है कि हर राजनीतिक दल से उस सर्वे के बारे में बातचीत करें और इसी के क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना, मैं कहूंगा, जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो जारी किया है। सबसे पहले काशी सिंह एरी जी, मैं आपको बहुत बधाई दूंगा क्योंकि जब मैं आपका घोषणा पत्र पढ़ रहा था तो ये किसी उत्तराखंडी ने बनाया है, इससे ये सब जाहिर हो रहा था। क्योंकि जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, चाहे वो भूमि से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो पलायन से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो पहाड़ की अर्थव्यवस्था जो जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं से जुड़ा मुद्दा हो, आपने सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। एडी जी, सब हुए पहली तो मैं आपको अपन भाषा में आपको क्या कहूँ कि जब सब तुमूल लिखेला फिर हमूल जो बेई सर्वे करा उमें जो नतीजे रही उमें अपन यूकेडी नहीं दिखाई देने जादे। वो तो सर्वे बात छू। अब उमें हम दिखणिया नहीं दिखणिया कतुल आगिल छूँ कतुल पछिल छूँ, यो फिर अब चुनाव एल कोशिश में लग रही हैं हम लोग। तो चुनाव उन तक स्थिति जरूर बदलेल और लोगों ने जो भावना छू परिवर्तन ना लीजिए कि यो भाजपा कांग्रेस कांग्रेस भाजपा अलट फेर करबे इन्होंने जब लूट खसोट बचा है यहाँ भी देखबे। अब कम से कम उत्तराखंड की जनता बहुत आजीज मतलब परेशान है गए और वो बदलाव जरूर चाहे और वो बदलाव कहीं हम कतुक वो मतलब अपन पक्ष में बना सकूँ, यो हमार कोशिश पर निर्भर करो। हम कोशिश लगातार जारी रखी हुई छूँ। अब हूँ तो साहब लाखों भीड़ इकट्ठी कर दी ने, इतु ठुल ठुल होर्डिंग पोस्टर उनर तो चमक धमकी इतुक दिखी ने कि अफू फिक पड़ जनछा। ये बात सही छू। वो जो चमक दमक लाखों भीड़ छू वी हमार राजनीतिक माहौल बिगड़ हलो, हमार सामाजिक माहौल बिगड़ हलो। हमार नंदीन के वो शराबी बने हली मैं ये कनी कि 1 महीने तक 1.5 महीने तक प्रचार में ली जानी हूँ, शराब पिला देनी, शराब वो आदि है जन रही। और बाद चुनाव ख़त्म हो गए फिर वो तो लत लग गई, तो आदत बन गए शराब पीने। तो फिर वो दूसरा तीसरा धंधा करूं और दूसरा तीसरा सामाजिक को व्यवस्था फैलाना अंदेशा हूँ विला। तो ये तो बहुत ही ये जो चकाचौंध पैदा करते हैं होर्डिंग पोस्टर ये सब है और किराए में लोगों को लाते हैं और किराए में लोगों को लेबे नहीं देखो नहीं कि अरे हम बहुत ठुलने अच्छो या हम देखो नहीं हम सुनो हूँ ये तो लोग कह रही के, लेकिन असल में वो किराए में लेना भाड़े में लेना लोग छने। तो ये तो खैर यो प्रचारक और ये राजनीतिक जो सिस्टम खराब कर रहा है मेल को केवल राजनीतिक सिस्टम खराब नहीं होना ये सामाजिक सिस्टम ले और हमारे सांस्कृतिक सिस्टम ले खराब होना। और ये कि ये दल जो है ना इन्होंने ये बारे में कोई चिंता ना दिन कि ये समाज ले बिगड़ना हमारा सांस्कृतिक विरासत ले बिगड़ने इस तय के चिंता न दे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतबेर सत्ता में उन्हें होड़ छू और ये बड़ी चिंता की बात है। और हमारे उत्तराखंड की जनता के ये सोचन पड़लो कि यो अगर यही सिस्टम रहो, अगर यही सिस्टम है हिसाब से चलते रही राजनीति तो उन वाले समय में हमारे उत्तराखंड सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व बचलो नहीं बचलो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पर विचार जरूर जनता करना चाहिए। तो अफू कले नहीं समझा पाना लोगों के कि अगर कह के नानतीन जनी वो शराब पी दीनी यो 1.5 महीने तक अपन साथ धरनी उन्हें रिज बाबू को समझावा भैया अपन नानतीनों का इनर दगड़ जन भेजो यो 1.5-2 महीना उन्होंने इस्तेमाल करा फिर उनके बेरोजगार छोड़ दिया। तो यो तो समझाने जिम्मेदारी अफू छुने। बिल्कुल जो हमारे कैंडिडेट छन जो हमारे प्रत्याशी छन हम हर जगह किला कि हम ये सिद्धांत नेती नो हमारे पास तो धन संपदा है नहीं तो हम यो घटना बिल्कुल नहीं अपने सकते हैं कि यो हमारे सिद्धांत के खिलाफ से।
तो वही हिसाब से हम अपन अपन क्षेत्र में जाला चुनाव प्रचार हूँ हम जनता का बतौनू और उन्हें आगाह करनू कि अपन इनका संभाल बेर समझा बेर रखो इन दगड़ झन भेजा तुम किला कि यो ले जाल शराब पिला दियाल शराब शिकार सब चलन हूँ। तो वही बात जब चुनाव खत्म हो जाला तो ये आदि है जाल वही बात तो इन पास डबल नहीं रहो तो ये हम समझाते रहूँ और कुछ लोग समझ जानी लेकिन अब वो बहुत सारे लोग नहीं समझन के लिए कि यो प्रलोभन या सु कि वो प्रलोभन में ठुल लोग ले जानी और नंतिन तो और नौजवान तो फिर उन्नत अगले कमी है तो वो तो आई जानी। तो ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय छू हमार ये पर हम विचार करना चाहें और जनता समाजल ये बार विचार करना चाहे सामाजिक जब ये में अंकुश लागल सामाजिक तरबे तब ये स्थिति सुधर सके कि लेकिन इनका चिंता नहीं थी सामाजिक चिंता असल में राजनीतिक दलक नेतृत्व करने लोगों ने कि राजनीति मतलब अपन जितना लीजिए अपन भल करना लीजिए समाजो भल करना लीजिए राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति रह नहीं गए और राजनीति केवल और केवल अपन भल करना है सत्ता कस के हासिल करूँ और कस के सत्ता हासिल करवे मैं अपन लोगों ने भल कर सकूँ और उनका अगिल बढ़ा सकूँ यही केवल एक उद्देश्य रह गए। इसलिए तो आप ये समाजिक चिंता होना चाहिए कि समाजल ये अंकुश लगून चाहे समाजल इन राजनीतिक हथकंडाल अपने जो अपना नहीं उनका थोड़ा सबक सीखून चाहे ये जनता हाथ में बात छू। अब पहली जो लोग थी ना पहली वो करछी पॉलिटिक्स इज फॉर प्रोफेशन फिर आप पॉलिटिक्स इज फॉर पैशन फिर आप पॉलिटिक्स इज फॉर कमीशन अब पॉलिटिक्स इज फॉर फैशन तो सेवा भाव तो रह ही नहीं गया। नहीं बिल्कुल नहीं खैर यो इनर जो राष्ट्रीय दलनक जो पॉलिटिक्स है वो मैं सेवा भाव का मतलब है नितिन किला कि अब आप सोचो बीजेपी हो या कांग्रेस हो इतुक मुख्यमंत्री बन गई 21 साल हरे हमारा राज बनी 21 साल में 12-14 ये गिनती ले नहीं उन्हीं में कहे जो इतुक मुख्यमंत्री बदली गई काहे के लिए कि वो जो सेवा भाव बात तुमिल करो ने सेवा भाव के वो मुनीम सेवक वो जो हाईकमांड बैठ रहा हुआ दिल्ली में चाहे दुया न दल को वो भेजूँ या मुनीम बिठा एक मुनीम ठीक काम करना ठीक न काम ठीक नहीं करना उठा दूसरा मुनीम धर देनी वो काम ठीक के छू यहाँ लूट खसोट करबे उन्हें तिजोरी भरन उन्हें खजाना भरन कि वो ताकि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें वो और ज़्यादा प्रचार कर सकें। तो वो जो चुनाव में धन बल का जो प्रयोग करते हैं उसके लिए इनको पैसा चाहिए तो जो मुनीम सही ढंग से नहीं लूट खसोट करके इनकी तिजोरी नहीं भरता उसको फट बदल देते हैं। तो सेवा भाव का तो मतलब ही नहीं है। सेवा भाव का मतलब होता कि उनका ये होता कि इस मुख्यमंत्री ने कौन से विकास काम किए हैं और ये सर्वे करते हैं कि इस मुख्यमंत्री के काम से लोग खुश हैं कि नहीं ये कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो अपना तिजोरी और अपने वो जो भल कर सकूँ जो इनर स्वार्थ पूर्ति कर सकूँ जो इनर सेवा भाव भल के कर सकूँ जनता के ने इनर सेवा भाव जो भल के कर सकूँ वही मुख्यमंत्री बना देनी और जेल थोड़ा या बार में शुरू करी जेल एक बार में विचार करना और काम करना शुरू करी वही फट बदल दिल यो इनर छू इस तय लीजिए मैं कुणी हूँ कि सेवा भाव तो कहीं नहीं रह गए और केवल सत्ता और सत्ता की लूट खसोट तक ये लोग सीमित छन। और मैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मैंने काशी सिंह एरी जी से निवेदन भी किया है उन्होंने सहज इसको स्वीकार किया अगर कोई सवाल पूछना चाहता है अपनी राय रखना चाहता है यूकेडी को लेकर तो वो सीधे पूछ सकता है। आपका बहुत धन्यवाद एरी जी इस बात के लिए भी क्योंकि आजकल तो राजनेता सवाल पूछने से भी डरते हैं। ट्विटर पे लिखवा जरूर देते हैं मुझसे कुछ भी पूछ लेना लेकिन वो जवाब वही देते हैं जो उनको पसंद है। बहरहाल एक जो मैं पहाड़ों में जब घूम रहा था एरी जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना बात करना उनका अनुभव जानना। यह बुजुर्ग मगे मिली देवप्रयाग में वो कंची और बुड़ लागरी यूकेडी में इनू के नौजवानों का लॉन्च चैन अब उम्र है गए ये तो फिल्ले लागरी
इन्हों के तो नौजवान लॉन्चैन भल लोगों के लॉन्चैन बिल्कुल युवाओं के मौक दिन चैन तब जयबेर यूकेटी उत्तराखंड में आयल न उन्होंने सही कहो बूढ़ बाड़ी ये लीजिए लगे रही उन्होंने मालूम छू कि उत्तराखंड जब हमल मांगो उत्तराखंड एक मांग हमल आगे रखी तो हमार उद्देश्य की छी हमार सपना की छी हमार कल्पना की छी तो वो बूढ़ बाड़ तो बिल्कुल इमोशनली लगी सन। अब वो जो नौजवान का जो सवाल तुम उठा छ नौजवान बिल्कुल हमारे साथ हैं। अब उनको किस तरह से हम उनको इस्तेमाल करके उनकी एनर्जी को एक सही दिशा दिखा के सही उनको सही राजनीति में ला सकें, यह हमारे लिए चुनौती की बात है। इसी को हम लोग कर रहे हैं। चुनाव मैनेजमेंट में ख़ास तौर पर युवाओं की भूमिका या किसी भी परिवर्तन के लिए युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वी लीजिए हम हमारे फोकस ले आप युवा में छो हमारे कई जो एल उत्तराखंड क्रांति लग जो ज़्यादातर कार्यक्रम जुले होनी उसमें हम यूथ जो हमारी विंग छू वी के भागीदारी दिन रही हम लोग कि भाई तुम लोग आगे आओ तुम लोग करो। तो ये हम इसके प्रति हम बिल्कुल कॉन्शियस हैं, हमें जानकारी है और जल्दी ही हम इस ताकत को जो युवा शक्ति है उसको स्थान देना भी और उसके एनर्जी को उसके ताकत को सही दिशा में लगाकर उत्तराखंड का भला करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। वो हम लोगों को विचार में छू। आपने उत्तराखंड क्रांति दल क्यों अपने घोषणा पत्र में लिखा है रहे चमकता सदा शीर्ष पर ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। यो बात ठीक छे एडीजू क्योंकि हम नान राज्य छू हमारे पास जमीन कम छ संसाधन कम छ लेकिन हमार महत्वता कम नहीं होनी। हम चीन थले लागरू नेपाल थले लागरू हमारे वहाँ जो पर्यावरण छू देश के आज पर्यावरण दिना हमारे वहाँ पानी जो छू देश के पानी पिलोना खाण देना लेकिन हमारे पहाड़ पर चढ़ गया। हमारे पहाड़ा लोग आज बहुत परेशान छ। यही जो सोच उत्तराखंड राज्य बड़ौदा और उत्तराखंड राज्य मांगा पछिली सोच थी हमारे डॉक्टर डी पंत जस लोग जो दुनिया में शीर्ष वैज्ञानिक थी ने और वो यही उन्होंने कहा कि ये हिमालय जो है ये हमारी रक्षा करने वाला है, केवल भारतीय उपमहाद्वीप का नहीं पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। यहाँ से वो जो कालिदास ने कहा था कि अस्य तदर्शाम दिशि देवतात्माम हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो निधि वगैह स्थिताम पृथ्व्याम एव मानदंड है। ये क्लाइमेट का मानदंड है, पर्यावरण का मानदंड है और इस हिमालय से बहुत सारी चीज़ें हमारी बची हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। हिमालय का काम कंजर्वेशन करना है, कंजम्पशन करना नहीं है। तो ये सोच कि हम अगर इस हिमालयी राज्य को बनाएंगे अलग से तो हम इसको उन्नत करेंगे, इसका विकास सही ढंग से करेंगे, इसके पर्यावरण की रक्षा सही ढंग से करेंगे तो इस पूरे भारतवर्ष की खुशहाली बढ़ेगी, इस भारतवर्ष की रक्षा होगी। हमने मांग की थी भट्ट जी कि हमको 10,000 करोड़ रुपया ग्रीन बोनस दो पिछली सरकारों से जब हमारा योजना आयोग था और वो बात काफ़ी आगे बढ़ी थी। और जब ये पिछली सरकार आई मोदी जी की उससे पहले के मुझे जानकारी है कि योजना आयोग ने उसको 1,000 करोड़ रुपया तक सिद्धांततः मान लिया था। हमारी मांग 10,000 करोड़ रुपया थी ग्रीन बोनस और योजना आयोग ने 1,000 करोड़ मान लिया था लेकिन उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया, इन्होंने कुछ दिया नहीं है। हमने इसलिए मांग की कि भाई हम पर्यावरण की रक्षा हम करते हैं, ऑक्सीजन हम पैदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ वन संरक्षण अधिनियम बहुत सख्ती से लागू है, हम जंगलों को बिल्कुल नहीं काटते हैं, हमारे यहाँ जंगलों को बढ़ाने की हमारी संस्कृति रही है, काटने की नहीं रही है। लेकिन इसके एवज में हमको क्या मिलता है? हमारी विकास योजनाएं कम रुक जाती हैं, हमारा पेयजल योजना रुक जाती है, सड़क रुक जाती है, स्कूल की बिल्डिंग रुक जाती है, इसलिए कि वन संरक्षण अधिनियम लागू है। उसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, परमिशन मिलती है। संवर्ती सूची में है हमारा जो वन और पर्यावरण। जी। तो उसमें
इतना हम लोग अपनी विकास की कीमत पर एरी जी, आप तो इसी को मुद्दा बना सकते थे, इसी को जन आंदोलन बना सकते थे कि ये डबल इंजन की सरकार दो भाई 10,000 करोड़ का बोनस, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारा 70% फॉरेस्ट एरिया है, आपने कई जोन बना दिए हैं साहब जिसपे कुछ भी काम नहीं हो सकता, उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। आप तो इसी जन आंदोलन बना लेते साहब। इसको जन आंदोलन हमने बनाया, हम इसकी लगातार मांग करते रहे हैं। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार को ये जो बोनस की बात तो छोड़िए, 21 साल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश हमारी 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है, उसको देना है हमको 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा। 21 साल हो गए हैं, वो एक पैसा हमको नहीं मिला है। डबल इंजन क्या, ट्रिपल इंजन क्या, 4 इंजन है। मैं बताऊं 4 इंजन कौन है आज ये पहला इंजन उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, दूसरा इंजन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, तीसरा इंजन केंद्र में भाजपा की सरकार, और चौथा इंजन हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के हैं, हमारे पुत्र हैं। तो ये 4 इंजन लग के भी हमको अभी समाधान करके आ गए। धामी जी कहते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मुझे तो कुछ लगता नहीं है, इसलिए हमने मांग किया कि श्वेत पत्र जारी कर दो भाई, क्या मिला है, कितना बाकी है, क्या हिसाब किताब है, ये तो बताते नहीं है और खाली कह देते हैं हमने सब कुछ सेटल कर लिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार एक पैसा हमको नहीं दिला पाई उत्तर प्रदेश के कब्जे से, तो क्या ये इस पर क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, हम आएंगे तो हम जरूर दिलाएंगे। अभी दर्शकों के लगातार आप सवाल भी आने लग गए हैं। एक सवाल जो आया है जी, और एरी जी वो कह रहे हैं कि एरी जी को चुनाव ना लड़के प्रचार प्रसार करना चाहिए यूकेडी का और लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए, तो आपका क्या मन है, आप चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे? मेरी दोनों बातें हैं। पार्टी को जिससे ज़्यादा लाभ होगा, पार्टी कहे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, इससे हमको ताकत मिलेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहे कि नहीं आप प्रचार करिए, चुनाव लड़िए मत, वो मैं करूंगा। मैंने अभी अपना ऑप्शन खुला रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो पार्टी के हित में होगा, पार्टी का जिससे फायदा होगा वो काम करूंगा। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि साहब 1979 में जो पार्टी बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1 साल बाद अस्तित्व में आई, वो भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गई और आप उत्तराखंड का भी विकल्प नहीं बन पाए। आपसे गलती कहां हो गई? हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, और राजनीतिक फैसले होते हैं, हमने लगातार आंदोलन किया, सन 2002 तक आंदोलन में ही थे हम। राज्य बनने के बाद भी हमारे राज्य की हालत ऐसी बना दी गई थी, ऐसा लुंज पुंज अधिकार विहीन राज्य हमको दिया था। कभी आप बैठेंगे, मैं आपको राज्य पुनर्गठन जो विधेयक है वो पढ़ा दूंगा आपको, जिसमें इतने सारे संशोधन हुए हमारे खिलाफ उत्तर प्रदेश के पक्ष में, इसलिए कि वहाँ से 80 MP आते हैं और हमारे यहाँ से केवल 5 ही MP आते हैं। तो ये जो अन्याय का सिलसिला इससे शुरू होता है, ये कि वहाँ से 80 मुंडे हैं और हमारे यहाँ के 5 ही मुंडे हैं, तो 5 मुंडों की चलेगी, 80 मुंडों की चलेगी। तो इसीलिए हमारे अधिकारों में कटौती की गई, हमारे जल जमीन जंगल पर और राज्यों को अधिकार दिया गया। हमको आपने संवर्धित सूची की एक बात कही, ये जमीन पर कानून बनाने का हमको हक है, राज्य सरकार को हक है। हमको उससे भी वंचित कर रखा है कि उत्तराखंड अपना कोई लैंड सीलिंग एक्ट नहीं बना सकता। आप ताजुब करेंगे। तो ऐसे काम किए, लेकिन लैंड तो स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार बना सकती है, एकदम बना सकती है। लेकिन उस पुनर्गठन विधेयक में ये लिखा है कि उत्तराखंड राज्य अपना लैंड सीलिंग एक्ट नहीं बना सकता। हमने तो 2002 में जो एक्ट पास किया तो उसमें सीलिंग लगा दी थी हमने। नहीं, देखिए 2002 में कौन सा एक्ट लगा है? सीलिंग का कोई एक्ट नहीं बना है। ये तो ऐसा है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के सीलिंग ZLR एक्ट है, जब वो उस पे जो अमेंडमेंट किया था तिवारी जी की गवर्नमेंट के टाइम में, हाँ, उसमें तो एक सीलिंग फिक्स कर दी थी कि साहब इससे ज्यादा लैंड कोई नहीं रख सकता। नहीं, वो दूसरे आप अच्छा, कह रहे हैं। लैंड सीलिंग एक्ट दूसरा होता है कि किसके पास कितनी जमीन रह सकती है, तो वो लैंड सीलिंग एक्ट की बात अलग है। ये जो आप कह रहे हैं, तिवारी जी ने एक कानून पास किया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकता है, अकृषक जो बाहर का है। लेकिन इतने उसके पीछे लूप होल थे जिसके लिए हम लोग लड़े
तो खंडूरी सरकार आई तो उन्होंने वो 500 वर्ग मीटर को 250 वर्ग मीटर कर दिया। इतना किया, एकाधिक परिवार की परिभाषा बदली, बाकी कुछ नहीं किया। और वो लूपहोल्स वैसे ही छोड़ दिए और खरीद फरोख्त जमीन की जारी रही, माफिया तंत्र बढ़ता रहा। और 2018 में आके त्रिवेंद्र भाई ने तो पूरा दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि जो आता है जितना जमीन चाहता खरीद ले। हमारे डाणे काने बिकने लग गए, लोग आके माफियाओं की बाहें खिल गई। तो हम तो तब से लड़ रहे हैं। एरी जी, यहाँ पर जितने भी लोग सवाल कर रहे हैं ज्यादातर ये कह रहे हैं, जैसे गौरव रावत जी कह रहे हैं कि आप तो जमीन में दिखे ही नहीं। ये 5 सालों में आपने जमीन आसमान एक कर देना था, इन राष्ट्रीय पार्टियों के नाक में दम कर देना था। आपने डबल इंजन में जो कुछ नहीं मिला पहाड़ को, उसका मुद्दा उठाना था। आपने लोगों को कहना चाहिए था क्या साहब आपकी जवानी और पानी पहाड़ के काम आया नहीं आया। आपने बुनियादी मसलों से अपने आप को अलग कर लिया और चुनाव के समय अब आप एक घोषणा पत्र लेके आ गए, तो हम आप पे विश्वास क्यों करें? विश्वास करना पड़ेगा मेरे भाई। जो आप कह रहे हैं ये बात आप सही कह रहे हैं कि 5 सालों में आपको आकाश पाताल एक कर देना चाहिए था। आप अपना साथ देने का, अपना विश्वास देने का वादा करो, हम आकाश पाताल सब एक कर देंगे। लेकिन साथ जनता को देना है, आपको देना है, नवयुवकों को देना है। ये बात ठीक है कि हम लोगों ने उस इंटेंसिटी से आंदोलन नहीं किया, लेकिन आंदोलन हम हमेशा करते रहे हैं, मांग हम हमेशा उठाते रहे हैं और सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं। अगर आपको कहीं हमारे आंदोलन में कमी हो तो आप सुझाव दीजिए, हम उसको ठीक करने का कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आंदोलन जीवी मान लिया उत्तराखंड के लोगों ने कि ये आंदोलन करने के एक्सपर्ट है, इनसे सरकार वरकार नहीं चलेगी? ये आप कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है लगभग कि जब कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि यार उत्तराखंड क्रांति वाले कहाँ गए, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं या क्यों नहीं लड़ रहे हैं। और वोट देते वक्त थोड़ा कमी रहती है, पर मुझे लगता है कि अब की बार वो कमी भी दूर होगी। वोट मिलेंगे, खूब मिलेंगे। भट्ट जी आप चिंता मत करिए। ना मुझे चिंता नहीं है, मैं तो केवल इस राज्य के लिए चिंतित रहता हूं। आप आए, आपका स्वागत है। ये तो अच्छी बात है कि एक राजनीतिक दल जिसने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, आज वो बिल्कुल इधर उधर नहीं है। और आपसे ज्यादा तो लोग आजकल आम आदमी पार्टी के नजदीक जा रहे हैं साहब। हाँ, ये अपना अपना नाच दिखाएंगे, सभी लोग अपना अपना गाना गाएंगे, लेकिन असली गाने वाले तो हम ही हैं। जो गाना हमने गाया है, जिस गाने से राज्य बना है, उसी गाने से राज्य चलेगा। अगर वो गाना नहीं सुनेगी जनता, उस गाने के साथ नहीं जाएगी, तो राज्य जिस तरह से लूटा है और लूट जाएगा, उससे के संभलने का कोई मौका नहीं है। इसलिए हमने ये कहा है कि राज्य हमने बनाया है लड़ झगड़ के, पूरा कुर्बानी दे के, तो राज्य भी हम ही बचाएंगे। राज्य बचाने का सारा नक्शा हमारे पास है, राज्य को चलाने का नक्शा हमारे पास है, जनता को हम लोग बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि अब की बार जनता समझने के लिए तैयार है। चलिए, ये एक और अच्छी बात है। आपको लगता है कि कभी आम आदमी पार्टी और आपके बीच में कोई बातचीत हुई कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ लेते हैं? कुछ इस तरह का कभी डिस्कशन हुआ? कोई नहीं हुआ, मेरी नज़र में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर आपके पास विकल्प होता, आप उनके साथ लड़ते? विकल्प मैं समझा नहीं। अगर आपके पास गठबंधन का विकल्प होता, आप लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते, तो क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करते उनके साथ? नहीं। देखिए, हमने पहले से कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय दलों से कोई चुनाव गठबंधन हम नहीं करेंगे, हम अपने दम पर लड़ेंगे। हाँ, यहाँ की जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो उत्तराखंड के इश्यूज़ पर, यहाँ के सरोकारों पर समय समय पर आंदोलन करती रही, छोटी हों बड़ी हों, जन संगठन है, उनसे हम सीट शेयरिंग करेंगे। हमारे एक बैठक 14 दिसंबर को रामनगर में हो चुकी है, दूसरी बैठक हम 25 दिसंबर को भिकियासैंण में करने जा रहे हैं। उसमें हम इन पार्टियों को कितने सीटें पर लड़ने के इच्छुक हैं, ये लोग क्या कहाँ लड़ने के इच्छुक हैं, ये सब लोग हम लोग मिल बैठ कर तय करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे। बाकी किसी के साथ हम चुनाव गठबंधन नहीं कर रहे हैं। यानी दिल्ली वाली पार्टी को आप टाटा बाय बाय कह चुके हैं, आपके साथ कोई हेलो हाई नहीं होगी? कोई हेलो हाई नहीं, वो ठीक है, उनकी राजनीति अपनी है, हमारी राजनीति अपनी है।
बट वो तो आप देखिए ना, उन्होंने कितने जबरदस्त प्रॉमिस कर दिए हैं कि हम सत्ता में आए इतने जिले 1 महीने में बना देंगे, हम सत्ता में आए 6 महीने में 1 लाख पोस्ट भर देंगे, हम सत्ता में आए तो हम 5,000 रुपये का हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सत्ता में आए 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की बेटियों और महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, हम सत्ता में आए हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हम पता नहीं आप जाना चाहेंगे नहीं जानेंगे। उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी एक ऑफर रखा है कि उन्हें तीर्थ यात्रा कराएंगे। देखिए ये जो फ्री बीज वाला सिस्टम है, ये उसको आप इस तरह से समझिए कि ये हमारे स्वाभिमान के भी खिलाफ है। उत्तराखंडी आदमी बहुत स्वाभिमानी होता है साहब। तो हम इसके विपरीत ये कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी उन्होंने प्रॉमिस किया हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जनता को इतना सक्षम क्यों नहीं बनाते कि वो फ्री लेने की नौबत ना आए, वो खुशी से खरीद के पैसा दे के उस सुविधा को ले सके। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि फ्री देने की बजाय उसको इतना सक्षम बना दीजिए कि वो सब सुविधा को, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, जो तीर्थाटन हो, वो अपने पैसे से खुशी से करे। उसकी आमदनी बढ़ा नहीं रहे, आप फ्री दे के उसका स्वाभिमान ख़त्म कर रहे हैं, उसको अकर्मण्य बना दे रहे हैं। ये थ्योरी पर हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम ज़रूर ये कहते हैं कि साहब हमारा पानी है, हमारी बिजली है, हमको फ्री क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमारे टेहरी डैम पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है, वो सारी जो रॉयल्टी की बिजली है वो उत्तर प्रदेश ले जा रहा है, हमको क्यों नहीं मिले वो बिजली। हमको मिलती तो हम फ्री, सबको फ्री बिजली कर देते। पानी हमारा, पानी निःशुल्क मिलना चाहिए। और जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हुए हमने बहुत कष्ट झेले हैं। तो जो गैस है पर्वतीय क्षेत्र में खासतौर पर सरकार को, केंद्र सरकार को गैस निःशुल्क वितरण करना चाहिए, ताकि जंगल न कटे, जंगल बचे, पर्यावरण बचे, देश भी सांस ले, भारतीय उपमहाद्वीप भी सांस ले, अमेरिका भी सांस ले। अरे उन्होंने तो सिलेंडर 1,000 रुपये का कर दिया, फ्री में बांटने की बात कर रहे हो तो लगातार पैसे बढ़ा रहे हैं। ये लगातार सभी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। ये तो जनता फैसला करेगी अब 2022 में। आप देखिए उसका भी जो बढ़ाने वाले हैं उनको अपना घटेगा ना उनका कद, तब उनको समझ में आएगा कि हमने गलत बढ़ाया है। सर एक बात बताइए, आपके बारे में कहा जाता आपकी भी भूमिका गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास वाली, वो कैसे? आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टी को ट्राई कर लिया, आप बीजेपी कांग्रेस दोनों के सहभागी बन गए, तो आपका अनुभव किसके साथ ज़्यादा अच्छा रहा? देखिए ये गंगा गए गंगादास, जमुना गई जमुनादास नहीं, हमारी विशुद्ध पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये देखना पड़ता है कि अस्थिरता ना आए। हमारा सिद्धांत ये है। हमने इसलिए उनको समर्थन दिया कि दोबारा चुनाव के नौबत ना आए, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, लास्ट में ये हुआ हो। और जिसको भी हमने समर्थन दिया है तो हमने अपने मुद्दे रखे हैं कि इन मुद्दों पर काम होगा। उन्होंने सहमति भी जताई लेकिन काम नहीं किया, तो बीजेपी से हमने समर्थन वापस लिया। वापस लेके थोड़ा सा हमारे अंदर थोड़ी गड़बड़ी हुई, मंत्री जी नहीं आते, कुछ हुआ था, लेकिन हमने विशुद्ध रूप से मुद्दों को आधार बनाकर और अस्थिरता ना आए इसलिए समर्थन दिया है। कोई जैसे लैंग्वेज में आप पत्रकार लोग कहते हैं, या कोई कहता है कि मक्खन क्या है, मलाई खाने के लिए आप वहाँ चल दिए, वो गोद में बैठ गए, ऐसा कोई गोद में बैठे ना, मक्खन खाया हमने, हम मलाई खाई। हमने तो उस राज्य के हित में इनके मुद्दों को ठीक करने के लिए वो काम किया है। अब थोड़ी बहुत ये समझ हमको आ गई है कि ये दोनों, किसी से हमारा एक्सपीरियंस सही नहीं है कि ये बढ़िया है। आप ये कह रहे हैं कि कल के दिन अगर मान लीजिए फ्रैक्चर मैंडेट आता है और आपके पास कुछ सीटें होती हैं, तो आप सिर्फ ये बहाना बनाकर, क्योंकि हमें अस्थिरता पसंद नहीं है, आप कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे आप तब आप देखिए एक तरीका ये होता है कि बिना सरकार में गए भी समर्थन देना न देना, सरकार बनना न बनना होता कि नहीं होता है। हाँ, वो बाहर से समर्थन देना होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। यस, वो भी एक तरीका है, वही हम करेंगे। ये सत्ता में जाने का ये गलती हम लोग करने वाले नहीं हैं। मतलब आप सरकार में बाहर से पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं? पार्टिसिपेट नहीं, सरकार का काम चले, दोबारा चुनाव न हो, इतना ही हम करेंगे और अपने मुद्दे हल कराएंगे, चाहे दोनों में से कोई आ जाए। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, पार्लियामेंट्री राजनीति में ये सब होता है। तो एरी जी आप ये बताइए कि आपने
इतने लंबे समय से आपने कम से कम कुछ युवाओं को तो तलाश लेना चाहिए, कुछ हीरो को तो उत्तराखंड के तलाश लेते हैं आप कि साहब इनको पार्टी में रख के कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज में उनकी जिम्मेदारी होती कि साहब वो घर घर जाके आप लोगों का मैसेज पहुंचा पाते। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हैं, युवा हैं, हमारा संगठन है। ये है कि वो अभी पूरी तरह से ये कह सकते हैं आपकी एक्टिवेट नहीं है। चुनाव में वो सब लोग काम करते हैं। हाँ, ये है कि आंदोलन में भी उसी स्पिरिट से काम करना चाहिए, ये हम लोग मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन युवा हमारे पास हैं, युवा नेतृत्व हमारे पास बहुत मजबूत है। मैं पिछले दो तीन कार्यक्रम हमने इसी 3-4 महीने में किए हैं, उसमें ज़्यादातर कार्यक्रम युवा उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है। तो वो अपने सक्षम है, हर जिले में है, ब्लॉक तक में भी हैं। हमारे पास उसकी नेतृत्व की कमी नहीं है। अब आजकल एग्रेसिव कैंपेन का जमाना हो गया है हरी साहब। आपके साथ जब तक 20-25 कैमरे ना लगे हों, हर एंगल से आपकी फोटो नहीं आ रही हो, तब तक पब्लिक को आप कैसे दिखा पाएंगे? तो ये तो आजकल का माहौल बन गया है। अब तो साहब मंच में भी स्वस्ति वाचन होने लग गया है, राजनीतिक मंच में स्वस्ति वाचन होने लग गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मैंने भी यही कमेंट किया था जब वो स्वस्ति वाचन हो रहा था। मैंने कहा हद हो गई, अब यहाँ पहुँच गए हम। वो तो तुलसी की माला भी डालने के मन में बना के आए थे। खैर, ये जो आप कह रहे हैं जो एग्रेसिव कैंपेन का है, वो एग्रेसिव 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में आप एग्रेसिव कैंपेन, आप कोई पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग वगैरह वगैरह, लोगों को लाना, लोगों को खाना, ये सब कुछ है। दूसरा पार्ट है लोगों को पैसा देना, शराब पिलाना। हम पहले पार्ट के तो कोई बात नहीं है, आप करो, जुलूस निकालो, जलसा दिखाओ, खरीद के दिखाओ, किराए में लाके दिखाओ, कोई हमें ज़्यादा इससे आपत्ति नहीं है। हमारे आपत्ति दूसरे पार्ट की है कि आप शराब पिला के, पैसा दे के, शिकार भात खिलाए, शिकार भात का नहीं ना हमारे यहाँ। हाँ, पहाड़ में शिकार भात, वो शिकार भात खिलाए हुए तुम वोट लेना चाहता, तो वो हम बहुत ही उसको गलत मानते हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं। अब रहा सवाल, हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि इस एग्रेसिवनेस को का आप कैसे फेस करेंगे। हम इसको सही ढंग से फेस करेंगे। हम मिनिमम जो हमारा मैनेजमेंट होगा चुनाव प्रचार का, उसको हम मैनेज कर लेंगे, उसको ठीक ठाक करेंगे। और जनता से यही कहेंगे, भाई एक तरफ ये चकाचौंध है और उसके बाद लूट है, एक तरफ हमारा कैंपेन है, पहले अभी कोई चकाचौंध नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको बोलने की छूट है, आपको कहने की छूट है। ये जो चकाचौंध वाले हैं, आपको कोई छूट नहीं देते हैं। सत्ता में आ गए, जनता का मुंह बंद। हमारे यहाँ मैं एक विधायक को जानता हूँ जो मेरे खिलाफ जीते थे, वो कैसे जीते थे उसमें कहना ठीक नहीं है, इन्हीं कंट्रोल से जीते थे। बाद में कई लोग गए उनको मिलने के बाद, साहब हमारे यहाँ ये योजना बना दो। उन्होंने कहा जाओ तुमको तो मैंने खरीद के वोट लिया है, तुम कहाँ के लिए जाओ। तो आके रोने लगे हमारे पास कि ऐसा ऐसा कहना है। मैंने कहा जवाब तो सही दिया उसने, आपने जब ऐसे वोट दिया है। नहीं, हमने तो नहीं दिया था। मैंने कहा आपने नहीं दिया, ज़्यादातर लोगों ने दिया और इसलिए जीत गए हो। तो ये सवाल है, कुछ सवाल है वो तो ये दृष्टिकोण तो बदलता दिख नहीं रहा। अब तो और चकाचाद हो गई साहब, और ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन हो गया, और पैसों का बोलबाला हो गया, और मसल का बोलबाला हो गया। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे अपने कैंपेन को, और जो इतना भारी भरकम खर्च हो रहा है साहब, रैलीज में, लोगों के पास आने जाने में, संसाधनों में, हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ये आपने सही सवाल किया है। ये चिंता का विषय हमारे लिए ज़रूर है, चुनौती का विषय ज़रूर है, लेकिन हम इससे निराश नहीं है, हताश नहीं हैं। हम भी अपने लेवल का, अपने स्तर का, अपनी ताकत का जो भी कैंपेन होगा वो करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर अति की इति होती है। अब ये जो अति है ना चुनाव प्रचार का, ये सब खाना खिलाने का, पिलाने का, इसकी इति होने जा रही है। मेरा विश्वास है कि हो न हो इसी चुनाव से इसकी इति होनी शुरू हो जाए। और जनता समझ गई है कि भैया ये बताओ, इस तरह से हम लोगों को चकाचौंध दिखा के, ये सब करके और खाना पीना खिला के वोट ले जाते हैं, उसके बाद तो गायब हो जाते हैं, उसके बाद तो काम नहीं होता। तो ये पुख्ता समझ
जनता के अंदर आ गई है। मुझे उम्मीद है कि इस अति की भी इति अब इसी इलेक्शन से शुरू हो जाएगी। अब एरी जी, ये भाव पता है क्यों आ रहा है? अगर आप तुलसीदास जी का वो जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बातें लिखी और यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, जी जी, देखी विभीषण भयऊ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहु, बंदी चरण का सहित स्नेहु, नाथ न रथ नहीं, नाथ न तन नहीं रथ पर ताना, कही बदी जीतब बीत बलवाना। तो उस समय तो भगवान देवताओं ने उनको रथ भेज दिया राम जी को, लेकिन आपके लिए तो कोई रथ आता दिख नहीं रहा है। तो फिर वही मैंने कहा, हमारी चिंता सिर्फ इस बात की है, और एक उत्तराखंडी होने के नाते भी, कि साहब ये तो आप इसमें किससे छिपाएगी? ये मनी पावर, मसल पावर, आकर्षण और बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें, इनका चुनाव रह गया है। आपने उस चौपाई में आगे ये भी है कि राम का धैर्य, राम का शील, राम का गुण, वो सारे है वो हाँ, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, वो हथियार बने रामचंद्र जी के। तो हम भी हम जनता के बीच में अपने उसको, जो हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन किया है, जो हमारी उपलब्धि है, जो हमने सहा है, इन सारी चीज़ों को ले जाएंगे। चाहे उस बड़ी चकाचौंध के रूप में नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन जाएंगे, घर घर ले जाके गांव-गांव जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जनता इस बात को अभी समझेगी। और हम विरथ जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह से पैदल नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग के पास भी ये सारे जो गुण आपने बताए वो लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। एक और बात जो आती है एरी साहब, वो ये है कि आपकी सोच क्या है रोजगार को लेकर? अगर आपको मौका मिले तो ये इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज है, इनको कैसे आप अवसर दे पाएंगे? बहुत साधारण सी बात है। हमने अभी भी मांग की है, ये तो करेंगे नहीं, लेकिन हम जरूर करेंगे। एक तो हमको गांव में जो बेरोजगार है, पलायन का जो पहला बिंदु है, जो ये आयोग बनाने का जो नाटक कर रहे हैं, वो आयोग भी यही कहता है कि पहला कारण है आमदनी का न होना गांव में, आजीविका का न होना गांव में। तो हमने ये तय किया है कि हम गांव के कृषक को 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जो भी वाजिब होगा, कृषि कार्य जितने दिन करेगा, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, उसका उतना मानदेय उसको अतिरिक्त देंगे। कृषि के उपज उसकी है, सब कुछ उसका है, लेकिन हम किसी कार्य करने के बदले में उसको पैसा देंगे ताकि वो गांव में बना रह सके। और कृषि मनरेगा की तरह, मनरेगा की तर्ज पर, उससे अलग होगा, लेकिन अलग होगा। और इसी तरह से उसकी गृहिणी को जो चारा घास काट के पशुपालन करती है, तो उसको भी हम वो स्टाइपेंड देंगे, वो मजदूरी नहीं, वो प्रोत्साहन राशि देंगे। उससे दो फायदे होंगे। एक तो उनको आमदनी मिल जाएगी तो गांव में रहेंगे। दूसरा, जो हमारा पारंपरिक खेती का तरीका है और पारंपरिक पशुपालन का तरीका है, जो कि सदियों से हमारा जांचा परखा है, जिसने हम यहाँ तक पहुँचाया है, वो भी बना रहेगा, बचा रहेगा। तो एक तो ये बात करना हम चाहते हैं। दूसरा, जो पढ़ लिख गए हैं बच्चे, युवक, उनको हम ये कोशिश करेंगे कि उनका जो काम, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं। हमने इनसे कहा था कि 10,000 रुपये इनको मंथली दे दो, जो बाहर से कोरोना के दौरान आए भी थे, कि 10,000 रुपये दे दो, इनसे काम ले लो 10,000 का। और ताकि ये 10,000 रुपये में काम करके अपने वो जिला मुख्यालय में जा सकें, तहसील ब्लॉक मुख्यालय में जाके अपने जो फॉर्मेलिटीज़ है इनकी, वो करके अपना कोई ना व्यवसाय कर सके। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, हम तो ये मानते हैं, अब मेरे पास अभी माफ़ कीजिएगा कैलकुलेटेड फिगर नहीं है, आपके यहाँ उपनल के थ्रू, दूसरे तीसरे एजेंसी के थ्रू हजारों युवकों को आपने रोजगार दे रखा है, लेकिन उनको लटका रखा है। आप उनको जो आपने इसलिए लगा रखा कि पद खाली हैं, आपने भर्ती करना ही करना है, तो उनको रेगुलर क्यों नहीं करते? एक। दूसरा,
जितने पद आपके अब आने वाले समय में खाली होंगे तो उनको ये संविदा से ये इससे भरने की बजाय आप सीधी भर्ती करिए, भर्ती का सिस्टम ठीक करिए, फटाफट भर्ती करके उनको रोजगार दे सकते हैं। तो मैं एक मोटे मोटे तौर पर कह रहा हूँ कि आप निश्चित तौर पर हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, एक तरफ उपनल से एक व्यक्ति उसी काम के लिए 14,000 पा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी काम के लिए 60-70 हजार रुपए पा रहा है। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है साहब। गलत है, गलत है, ये पद्धति ही गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पद्धति गलत है। आप सीधे सीधे आपके पास लोक सेवा आयोग है, आपके पास अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो नीचे की भर्ती सब अधीनस्थ चयन बोर्ड के हवाले से फटाफट करिए, ऊपर की यूपीएससी से कर लीजिए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप लटकाए रखना चाहते हैं, तो ये दोनों आयोग भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों आयोगों को आप सक्रिय करिए, उनको ज़्यादा इफिशिएंट बनाइए उस पर, और उनको टारगेट दीजिए कि इतने दिनों के, इतने महीने के भीतर आपको ये सारी भर्ती करके देनी है। और लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ना कर आइए महाराज। आज मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि वो सीधे सीधे मांगा जा रहा है, इतना लाख रुपया दोगे तो इसमें तुम गारंटी ले लो। तो ये जो दुर्भाग्य उत्तराखंड के साथ हो गया है, नौजवानों के साथ हो गया, हमारा गरीब बच्चा कहाँ से पैसा देगा आप बताइए। और ये बहुत, अगर ये ऐसा हो रहा है जैसा कि हम सुन रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि वो यहाँ के कानून से बच जाएंगे, लेकिन प्रकृति और परमात्मा का कानून नहीं छोड़ता साहब। आप एक व्यक्ति जो उसके लिए सक्षम है उसका हिस्सा चुराकर एक अक्षम व्यक्ति को दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपका जानने वाला है, पैसा दे रहा है। हाँ, पैसा तो वो सबको पता है साहब। ये राज्य बहुत छोटा है हरी साहब, यहाँ सबको सबके बारे में पता है। हाँ। जो भी ये काम कर रहे हैं ना, उनको वो मुझे सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि वो ये जो भी कर रहे हैं ना, ये भाई भतीजावाद, ये अपने अपने लोगों को आगे पहुंचाना, वो एक ईमानदार उत्तराखंडी, एक मेहनती उत्तराखंडी का हिस्सा छीन रहे हैं, और वो यहाँ के कानून से बच जाएं। लेकिन साहब, जो सबसे बड़ा कानून है वो ऊपर वाले का कानून जो है, अगर वो कहते हैं ना, अगर पतंगे को अगर कांटा भी छुपा दिया, उसका भी रजिस्टर मेंटेन होता है। फिर आप तो किसी युवा की बद्दुआ ले रहे हो। बहर इस पे ना करके एक भू कानून पे मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक दल बहुत स्पष्ट नहीं है भू कानून को लेकर जी। तो आपको लग रहा है कि भू कानून होना चाहिए। चलिए, हमारे पास समय समाप्त हो गया हरी साहब, इसको मैं और चर्चा में आगे लाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।